नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सबका अपने चैनल कथा साहित्य दर्पण में। मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस समय हम लोग धरती धन्ना अपना उपन्यास को पढ़ रहे हैं। तो उसी श्रृंखला में आज उपन्यास का दूसरा भाग लेकर हम आपके समक्ष प्रस्तुत हुए हैं। अभी तक आपने देखा धरती धन्ना अपना पंजाब के दोआब क्षेत्र के दलितों की कहानी है। दलित समाज से संबंध रखने वाला काली 6 साल बाद कानपुर से अपने गांव घोड़ेवाहा लौट कर आता है। जब वह गांव लौट कर आता है तो अपनी चाची के प्यार के कारण वह गांव में ही रह जाता है और उच्च वर्ग के लोग उसको बिल्कुल पसंद नहीं करते। घोड़ेवाहा गांव में ठाकुरों, जमींदारों और साहूकारों को छोड़कर किसी के भी मकान पक्के नहीं हैं। जमींदारों के अत्याचार को वह आते ही गांव में देखता है और इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे कि क्या होता है काली के साथ गांव में। पहले के भाग में खास तौर से काली का गांव में आना और उसकी चाची का खुश होना और उसके बाद एक गांव के चौधरी द्वारा जीतू नामक चमार को मारने का वर्णन है और उसको देखकर ज्ञानों को चौधरी को गाली देना। अब आगे का चौथा भाग शुरू होता है। तो चौथे भाग में हम देख रहे हैं, कुछ ही समय के बाद मोहल्ला फिर मालूम आ गया जैसे वहाँ कुछ हुआ ही नहीं। मर्द अपने कामकाज के लिए बाहर जा रहे हैं, कच्ची गली में बच्चे टिकटियों से खेल रहे हैं, धमा चौकड़ी मचा रहे हैं, लेकिन औरतों में अभी भी गहमा गहमी बाकी थी। वे गली में खड़ी सुबह की घटना पर टिप्पणी करती हुई आपस में झगड़ रही थी और कभी खुसर फुसर करने लगती। काली की समझ में नहीं आ रहा था कि चौधरी हरनाम सिंह ने जीतू को क्यों मारा। उसने चौधरियों से स्वयं भी लड़कपन में कई बार मार खाई थी और हर बार उसे मामूली बात समझकर भूल जाता था। इस बार उसे कभी शर्म महसूस नहीं होती थी इसी बात की, लेकिन जीतू की मार पड़ने पर उसे बहुत दुख हुआ और मन में वह बहुत क्रोधित हो रहा था। घर आकर दीवार के सहारे जमीन पर ही बैठ गया और खोया सा छत की ओर देखने लगा। एक हाथ दूसरे से उलझने लगे और दाईं टांग अपने आप में हिलने लगी। चाची ने उसे इस तरह बैठे देखा तो प्यार से झिड़कती हुई बोली, पुत्तरा ऐसे क्यों बैठा है, खाट ले ले। काले ने कोई उत्तर नहीं दिया तो चाची उसे ध्यान से देखकर समझाती हुई बोली, इस तरह टांग नहीं हिलाते बेटा, नहस होती है। काली की टांग हिलनी बंद हो गई, लेकिन उसने चाची को उत्तर नहीं दिया। चाची फिर बोली, जीतू की माँ निहाली बहुत दुखी है, मुझे उस पर बहुत तरस आता है। छोटी उम्र में ही उसकी माँ मर गई थी। संबंधियों की झिड़कियाँ खा खाकर होशियार हुई। ब्याह का चूड़ा अभी मैला ना हो पाया था कि रड़ापा देखना पड़ा। अभी तक जीतू को देख देख कर जीती थी। उसे उम्मीद थी कि बेटे का सुख देखेगी, पर ऐसा लगता है कि वह भी नसीब में नहीं है। चाची ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, निहाली जितनी भोली है, जीतू उतना ही शैतान है। घर आता है तो माँ से लड़ता है, बाहर जाता है तो लोगों से झगड़ा मोल लेता है। 7 को उसका बल खाकर झगड़ा करने जाता है। आज उसे चौधरी ने मारा है। सुना है नाक की हड्डी टूट गई है, खून के परनाले बह गए हैं। निहाली बेचारी रो रो कर आंखें सुझा रही है। उसे तो जिंदगी के आखिरी पहर में भी दुख ही दुख मिला। चाची परमात्मा को याद करती हुई काली की ओर देखने लगी। वह सोच में डूबा हुआ धीरे धीरे सिर हिलाता हुआ बोला, चौधरी जीतू को नाजायज मार रहा था, उसका कोई कसूर नहीं था। अगर जीतू की जगह मैं होता तो चौधरी की बाँह मरोड़ देता। काली की बात सुनकर चाची उसकी ओर भय और आश्चर्य से देखने लगी और जब वह दरवाजे की ओर बढ़ा तो वह घबरा गई। उसे रोकती हुई बोली, काका तू कहाँ चला? अपने अंदर बैठ। चौधरी और जीतू का झगड़ा है, हमें उससे क्या लेना देना। परंतु काली दरवाजे से बाहर निकल गया। पीछे जाकर उसने देखा, जब वह जीतू के घर की ओर मुड़ा तो वह सोचने लगी कि उसके पीछे जाए, लेकिन इस ख्याल से रुक गई कि घर सूना है, गई तो प्रीतों के बच्चे कोई न कोई चीज़ उठा ले जाएंगे। काली तेज कदमों से बढ़ता हुआ चौगान में चला गया। वहाँ अब कोई नहीं था, केवल बछड़े और बछियाँ बंधी थी जो चौधरियों की कृपालता और उदारता के रूप में इनके पास पहुँचती हैं। वे अपने आप को मच्छर मक्खी से बचाने के लिए बार बार पूंछ पटक रही थी और पूंछ के पंखे इस तरह हिला रही थी कि उनको मच्छर न काटे। वह जीतू के घर के सामने पहुंचा तो 2 औरतें दरवाजे से बाहर निकल रही थी। एक बाबे फत्तू की पत्नी बेबे हुक्मा, जो लाठी के सहारे रास्ता टटोल कर आगे बढ़ रही थी, और दूसरी निक्कू की घरवाली प्रीतू, जो 1 दर्जन बच्चे जनने के बाद भी रंगदार दातून और तेल के
सहारे यौवन की सीमाओं में रहना चाहती थी। बेबे हुक्मा ने 13 बच्चों को जन्म दिया था, लेकिन उनमें से 12 को अपने हाथों से ही धरती में लिटा दिया। वह परमात्मा के डर के कारण शिकायत भी नहीं करती थी। उसका दिल इतना नर्म हो गया था कि वह कांटे की चुभन को तलवार की काट समझकर अपना बुरा हाल कर लेती। जीतू के नाक से खून बहता देखकर बेबे हुक्मा रो पड़ी और सुबकियां लेती हुई केवल इतना ही कह पाई कि परमात्मा से डरना चाहिए जो सबका अहंकार तोड़ता है। गली में आती हुई प्रीतो को यही समझा रही थी कि माया का अहंकार नहीं करना चाहिए। गरीब की आह तो महामारी से भी बुरी होती है। लेकिन जवाब में प्रीतो तुनक कर बोली, बेबो, जीतू तो भी आफत है, आफत। इस पर जवानी क्या आई है, पूरा मुस्टंडा बन गया है। मोहल्ले भर की बहू बेटियों की मैली आंख से देखता है। तकिए में बैठकर मुटियार लड़कियों से घबरू लड़कों के साथ रिश्ते जोड़ता है। अगर इसकी माँ जाई बहन नहीं है तो इसका क्या मतलब है कि वह सरकारी साड़ की तरह चारों तरफ फसलों में मुंह मारता फिरे। प्रीतो ने अपने दिल की भड़ास निकाल ली और अपनी लड़की लच्छो का मंगू के साथ वह रिश्ता तोड़ दिया जिसके बारे में जीतू तकिए में बैठकर बातें किया करता था। लेकिन यह सब कुछ कह देने के बाद प्रीतो के मन में अभी कसक रह गई थी। वह बेबे के झुके हुए कंधे पर हाथ रखती हुई ऊंची आवाज में बोली, बेबे, जीतू ने परसों तकिए में कहा था मंगू बदमाश है, लच्छो का बाप बदमाश है, मोहल्ले की सभी लड़कियां लुच्ची हैं, चौधरियों के लड़के लफंगे हैं। मंगू को पता चल गया तो उसकी हड्डी पसली एक कर देगा, बहुत जहरीला आदमी है। बेबे हुक्मा ने प्रीतो को कोई उत्तर नहीं दिया और परमात्मा की याद करती हुई आगे बढ़ गई। प्रीतो ने फिर शुरू की तो बेबू रुककर बोली, प्रीतो, तू मुझे समझा रही है? मैं इस मोहल्ले और गली में ही रहती हूँ। काली उनके पास पहुंचकर रुक गया। बेबे हुक्मा को मत्था टेका। उसने गर्दन उठाकर आँखों और के बाएं हाथ की छतरी बना काली को पहचानने की कोशिश करते हुए पूछा, पुत्तरा, तू कौन है? मैंने पहचाना नहीं। बेबे, मैं। काली अभी अपनी बात पूरी नहीं कर पाया था कि प्रीतो ने कहा, बेबे काली है, प्रतापी भाभी का भतीजा जो परदेश चला गया था, आज ही आया है। अच्छा अच्छा पुत्रा, जुग जुग जियो। काली को आशीर्वाद देती हुई बेबो फिर बोली, पुत्रा, मुझे नजर नहीं आता, जिधर देखती हूँ छाया नजर आती है। अब प्रतापी को सुख देना, तेरे सिवा उसका कौन है? तू परदेश चला गया था तो बेचारी आठ आठ आंसू रोती थी। बेबे का क्या हाल है? दलीपा आजकल कहाँ है? काली ने पूछा। काके, तेरा बाबा का हाल ऐसा है कि बुढ़ापा अपने आप ही सबसे बड़ा रोग है। ऊपर से बीमार रहता है, कभी खांसी तो कभी ताप, कोई ना कोई रोग घेरे ही रहता है। बाकी रहा दलीपा, अपनी मौज कर रहा है। महीने 2 महीने बाद चक्कर लगा जाता है, शहर में जूते बनाने का काम करता है, अपना गुजर करता है, राजी खुशी से रहे और क्या। बेबे हुक्मा ने ठंडी आह भरी, जैसे बहुत सी बातों का जवाब आने पर भी रोक दिया हो। फिर वह खेद भरे स्वर में बोली, निहाली का दुख मुझसे देखा नहीं गया। जीतो तो मार खाकर खाट पर पड़ गया। वह बेचारी व्याकुल हो रही है। अच्छा, जो कर्मों में लिखा है मिलकर ही रहेगा। बेबो की बात सुन प्रीतो तुनकर बोली, जीतू को चौधरी ने कौन सा गड़ासा मारा है? राण माँ के साथ खेलता है, खाट पर यूं पड़ा है जैसे सिर पर कुल्हाड़ा लगा हो। काली ने प्रीतो की ओर ध्यान से देखा और कुछ कहे बिना ही आगे बढ़ गया। वह जीतू के घर पहुंचा तो ताई निहाली जीतू के नाक और मुंह से खून साफ करने की कोशिश कर रही थी। जब भी वह अपना हाथ जीतू के नाक की ओर बढ़ाती, वह चीखता चिल्लाता उसे परे हटा देता। काली को देखा ताई निहाली जीतू की ओर संकेत करती हुई बोली, काली देख, चौधरी ने इसका क्या हाल कर दिया। नाक तो हाथ लगाती हूँ तो तड़प उठता है। भला इसने चौधरी का क्या बिगाड़ा था? इसे पुलिसियों की मार मारी है, पूरा साल उसकी बेगार करता रहा और इसी मेहनत का यह इनाम मिला। ताई निहाली के हाथ से कपड़ा लेता हुआ काली बोला, ताई ला, मैं खून साफ कर देता हूँ, तू घड़े से पानी ले आ। ताई निहाली के उठने से पहले ही दरवाजा की ओट में खड़ी ज्ञानों ने झट सामने आकर कहा, ताई तू बैठ, मैं पानी देती हूँ। काली ने चौंक कर उसकी ओर देखा और क्षण बाद ही उसकी आंखों के सामने 6 साल पहले की एक बेबस, निडर, झगड़ालू और खुले बालों वाली लड़की घूम गई, जो सारा दिन छोटी उम्र की बछेरी की तरह गलियों में घूमती फिरती थी। कहीं गुमी हो, कहीं शादी हो, कहीं झगड़ा या फसाद हो, वह सारा दिन मंडराती रहती थी। काली ने ज्ञानों की ओर
ध्यान से देखा और उसके यौवन और सुडौल शरीर को निहारता हुआ बोला, ज्ञानू तू तो बहुत बड़ी हो गई है। तू भी तो बड़ा हो गया है, ज्ञानू ने बेबाकी से उत्तर दिया। फिर लजाती हुई बाहर निकल गई। ज्ञानू हाथ में पानी की कटोरी लिए जीतू के सिरहाने आ खड़ी हुई। काली गीला कपड़ा जीतू के होठों और नाक के नीचे फेर कर उसे निचोड़ता तो सुर्ख पानी देख ताई निहाली का दिल बैठ जाता। वह रोती हुई बोली, जीतू के अंदर से लहू के घड़े निकल रहे हैं। अगर 2-4 बार ऐसी ही मार पड़ी तो यह इस दुनिया जहान से जाता रहेगा। काली ने ताई को तसल्ली देते हुए कहा, ताई ये खून नहीं पानी है, तू इतना क्यों घबरा रही है। जीतू के चेहरे से खून साफ कर काली उसे नाक पर पानी की टकोर करने लगा। फिर उसने जीतू से नम्र स्वर में पूछा, जीतू अब कैसी तबीयत है, कुछ दर्द कम हुआ। उसने कोई उत्तर नहीं दिया, बेबस नजरों से काली की ओर देखता रहा। उसकी आंखों में गहरी मटियाली धुंध सी छाई हुई थी। अपनी आंखें काली की आंखों में डाल दी। फिर उसका हाथ दोनों हाथों से दबाते पूछा, काली तू इस गांव से चला जा, दोबारा क्यों आया है इस नर्क में, और कहाँ जाता। आदमी जब सब जगह से निराश होकर घर को ही तो आता है। काली ने जीतू को समझाते हुए नरमी से कहा। जीतू ने आंखें मूंद ली और मुंह दूसरी ओर फेर लिया। कुछ क्षण बाद उसने पलटकर काली की ओर देखा, जैसे उसे उसकी बात पर विश्वास नहीं आया। उसने उसकी आंखों में अविश्वास की झलक देखी। काली सोच में पड़ गया। ताई निहाली सोच में डूब गई। ताई जीतू को 2 घूंट चाय के मिल जाए तो इसके मरीज शरीर में गरमाइश आ जाएगी। घर में गुड़ तो है, चाय की पत्ती मिल जाएगी, लेकिन दूध कहाँ से आएगा। चौधरियों के घरों से तो लस्सी भी मुश्किल से मिलती है, दूध कौन देगा। गली में तो सिर्फ मंगू के ही घर में भैंस है, वहाँ से दूध तो क्या खाली बर्तन भी वापस नहीं मिलेगा। ज्ञानों को ताई निहाली के ये शब्द बहुत बुरे लगे, लेकिन साथ ही उसे यह एहसास भी हुआ कि ताई ने जो कुछ कहा वह सच है। ज्ञानों अभी सोच रही थी कि क्या उत्तर दे कि काली झट से बोला, मेरे घर में दूध है, सवेरे चाची कहीं से ले आई थी, मैं दौड़कर ले आता हूँ। काली के जाते ही ताई निहाली परमात्मा को याद करती हुई ज्ञानों से बोली, जीतू की तरह काली का बाप भी बहुत छोटी उम्र में ही मर गया था। काली बेचारे को तो उसकी शक्ल भी याद नहीं होगी। इसके बाप पर बहुत हौसले वाला आदमी था, पहलवानी करता था, इज्जतदार बंदा था। चौधरी भी कम ही उसके मुंह आते थे, थाना तक उससे दबता था। शरीफों का शरीफ और बदमाशों का बदमाश। काली की माँ भी उसके बाप के मरने के 2 साल बाद ही चल बसी। बेचारी प्रतापी ने चप्पे गिन गिन कर पाला है। बहुत अच्छा लड़का है, जीतू से 3 महीने बड़ा है। ज्ञानो ताई निहाली की बातें बहुत दिलचस्पी से सुन रही थी। जब काली वापस आया तो वह झेप कर आंगन से चली गई। ताई निहाली दूध लेकर चाय बनाने के लिए आंगन में आ बैठी। काली ने दरवाजे में रुककर चारों तरफ अच्छी से देखा। फिर जीतू के पास आकर उसने जेब से एक छोटी सी गठड़ी खींच ली और उसमें से शीशी निकाल जीतू को दिखाता हुआ बोला, अभी तेरे नाक के अंदर यह दवाई लगाता हूँ, पहले तो यह दर्द करेगी, फिर एकदम आराम हो जाएगा। काली ने कपड़े का एक टुकड़ा शीशी में भिगोकर कुछ बूंदे जीतू के नाक में टपका दी। जीतू ने दर्द से कराहते हुए मुंह पर हाथ रख लिया। सबर कर, अभी आराम आ जाएगा। काली ने उसका हाथ मुंह से उठा दिया। 2-4 बूंदे नाक से बहकर जीतू के ऊपरी होंठ पर फैल गई और कुछ गले में उतर गई। उसने उन्हें चाट लिया और बुरा सा मुंह बनाकर बोला, दारू है ना। फिर जीतू ने एकदम खुश होकर कहा, यह तो ठेके की शराब जैसी है। उत्तर में काली मुस्कुरा दिया और शीशी को कपड़े में लपेटकर जेब में रख दिया। जीतू ऊपरी होंठ पर जुबान फेरता हुआ बोला, यह तो एकदम अंग्रेजी ठेके की है, देसी का स्वाद तो और ही होता है। काली उत्तर में फिर मुस्कुरा दिया। जीतू उठकर बैठता हुआ बोला, चाय पीकर क्या करूँगा, इसी के 2 घूंट दे दो, दर्द कम हो जाएगा। काली ने मुस्कुराते उसके मुंह पर हाथ रख दिया। ताई निहाली चाय लेकर आई तो जीतू ने बेदिली से 2 घूंट पिए और फिर लेट गया। ताई उसका सिर दबाने लगी। उनके बूढ़े हाथों में इतनी ताकत नहीं थी कि जीतू को राहत पहुंच सके। काली ने ताई को उठा दिया और स्वयं जीतू का सिर दबाने लगा। ज्ञानू खाट की पायती पर खड़ी रही। काली कभी कभी कनखियों से उसे देख लेता। कुछ समय बाद जीतू ने आंखें खोल दी और एक बार फिर ऊपरी होंठ पर जबान फेरने लगा। गुड़ के स्वाद पर उसने बुरा सा मुंह बना लिया। काली ने जीतू की ओर झुकते हुए दबी आवाज में पूछा, चौधरी के खेत में जानवर तूने हाँके थे? नहीं, मैं तो उस समय गढ़ी के भट्ठे पर था। तो फिर किसने हाँके ये? मुझे नहीं पता, जिसकी चाहे सौगंध दे दो।
काली के इन प्रश्नों से जीतू परेशान हो उठा। मंगू ने तुम्हारा नाम क्यों लिया? काली ने पूछा। मंगू का नाम सुन ज्ञानो चौकन्नी हो गई और जीतू की ओर ध्यान से देखने लगी। उसके उत्तर की प्रतीक्षा करने लगी। वह उठकर बैठता हुआ बोला, इसलिए कि मैं उससे अच्छा नहीं लगता। मैं उसकी चौधर नहीं मानता, इसीलिए वह मेरी जान का दुश्मन बना हुआ है। काली चुप रहा। जीतू लेटता हुआ फिर बोला, तुम गांव में रहोगी तो जल्दी ही मंगू के रंग ढंग देख लोगे। ज्ञानो भयभीत नजरों से काली के गंभीर चेहरे को देखती रही। वह नहीं चाहती थी कि काली और मंगू में किसी प्रकार का बैर भाव पैदा हो। वह अपने मन को किसी दूसरी ओर लगाने के लिए जीतू की खाट के नीचे पड़े खून से लिथड़े कपड़ों को उठाने लगी। ताई निहाली ने एक दो बार ज्ञानो को मना किया कि लेकिन जब वह उन्हें समेट कर वहाँ झाड़ू लगाने लगी तो प्रफुल्लित होकर बोली, पुत्रा रब तुम्हें भाग लगाएं, तुम्हें राजा घर मिले। ताई उसे आशीर्वाद दे रही थी कि दरवाजे पर जोर से ठोकर पड़ी और मंगू बदमस्त सांड की तरह अंदर घुसा और जीतू की खाट के पास आकर खड़ा हुआ। ज्ञानों ने झाड़ू वहीं छोड़ दिया और घबराई हुई दरवाजे की ओर बढ़ने लगी। जीतू बेचैनी से खाट पर करवटें बदलने लगा। ज्ञानों को देख मंगू ने ऊंचे स्वर में पूछा, तू यहाँ क्या कर रही है? तू घर पहुंच, तेरे टुकड़े करके जमीन में गाड़ दूंगा। ज्ञानो डर से दीवार के साथ सट गई और उसके साथ साथ रेंगती हुई दरवाजे की ओर बढ़ने लगी। वह नहीं चाहती थी कि काली के सामने मंगू उसका अपमान करे। वह मंगू के बराबर पहुंची तो उसने लाठी का सिरा उसके पेट में चुभो दिया। ज्ञानो चीखती हुई बाहर दौड़ गई। काली को मंगू की इस हरकत पर गुस्सा आया, लेकिन वह चुप रहा। ताई निहाली ने मंगू को झिड़क दिया, कैसी बेदर्दी है, कसाई की तरह मारता है। बेचारी जीतू का हाल पूछने चली आई थी। फिर ताई ने उसे समझाते हुए कहा, मंगू पुतरा देख, बराबर की बहन पर हाथ नहीं उठाते। वह अभी अपनी बात पूरी भी न कर पाई थी कि बीच में ही बोल उठा, चुप रह माई, ज्यादा बातें न बनाया कर। फिर वह लाठी के सहारे जीतू की खाट पर झुकता हुआ बोला, जीतू क्यों मुकर रहा था? अभी तो कुछ भी मार नहीं पड़ी है, अभी थाने वाले तेरी हड्डियों का सुरमा बनाएंगे। फिर उसने ताई निहाली से कहा, माई तूने इसे सिर चढ़ा रखा है, उठा इसे, बेकार खाट तोड़ रहा है। अगर बातें थाने तक पहुंच गई ना तो वो मार मार कर इसके दिन में तारे और रात में सूरज दिखा देंगे। चौधरी के खेत में बाढ़ लगाई जा रही है, इससे कहो वहाँ चला जाए, चौधरी खुश हो जाएगा। मंगू ने अभी तक काली से कोई बात नहीं की थी। वह उसे ध्यान से देखता हुआ बोला, सुना काली, तुम्हें तो शहर का राशन और घी पूरी तरह से लगा है। मरियल बछड़े जैसा गया था और सांड की तरह पड़कर आया है। खैर गांव में रहा तो 2 महीने में ही सारी चर्बी ढल जाएगी। यहाँ किसी को हराम की रोटी नहीं मिलती। अगर यहाँ सब हलाल की रोटी खाते हैं तो मैं भी वही खाऊंगा, कह काली हंस दिया। कुछ समय तक मंगू खामोशी से कमरे में इधर उधर झांकता रहा। जब उसकी नज़र चाय के खाली गिलास पर पड़ी तो उसने जीतू की ओर यूं देखा जैसे उसने उसकी कोई चोरी पकड़ ली हो। वह आंख नचाता हुआ धमकी भरे लहजे में बोला, पराये माल पर ऐश कर रहे हैं आजकल, चाय पीते हो, दूध वह राड़ दे गई होगी। मैं भी सोचता था कि भैंस रोज 2 बट्टी दूध देती है, लेकिन दूधना फिर भी काली रह जाता। अभी जाकर उसकी खबर लेता हूँ। मंगू ने घूर कर सबकी ओर देखा और लाठी पटकता हुआ बाहर गया। उसके जाने के कुछ समय बाद तक सब लोग चुप बैठे रहे। काली ने जीतू की ओर देखा और सोच में डूबा हुआ बोला, मंगू तो बहुत आगे निकल चुका है। जीतू ने बहुत कमजोर आवाज में उत्तर दिया, अब सारा दिन चौधरी की दहलीज चाटता है और यहाँ सब पर रोब गाफता है। न बड़े की शर्म न छोटे का लिहाज, प्रीतों की लच्छों को तो दिन दहाड़े गली में घेर लेता है। यह सुन ताई निहाली जीतू के सामने हाथ जोड़ती हुई बोली, पुत्रा चुप रहे, मंगू जाने, लच्छों के माँ बाप जाने, तुझे क्या लेना देना है? तेरी नाक से तो अभी तक सवेरे की मार का खून भी नहीं बंद हुआ। कुछ समय के बाद काली उठकर गली में आ गया। जब वह मंगू के घर के सामने पहुंचा तो अंदर से ज्ञानों की चीख और मंगू की गालियों की मिली जुली आवाजें आ रही थी। काली कुछ क्षणों के लिए दरवाजे के सामने ठिठक गया, लेकिन चीखें और गालियां सुनकर उसके मन प्राण कांपने लगे। वह उनसे पीछा छुड़ाने के लिए तेज कदमों से अपने घर की ओर बढ़ा। काली जब भी कोठरी में लेटता तो उसे यही डर रहता कि छत उसके ऊपर आ गिरेगी, दीवारें उसे अपने मलबे के नीचे दबा लेगी। छत जगह जगह नीचे की ओर झुकी हुई थी, वहां मैले जाले लटक रहे थे। सहतीरों को दीमकों ने खोखला कर दिया था। सरकंडों को ऊपरी मिट्टी खोदकर चूहों ने अपना घर बना लिया था।
उसे लगता किसी न किसी समय यह गिर जाएगी। काली ने कोठे को ध्यान से चारों ओर से देखा, फिर वह छत पर आ गया। लेप न होने के कारण छत पर रेत सी बिछी हुई थी। वह सीढ़ी के आखिरी डंडे पर खड़ा चौधरियों और महाजनों के पक्के और रौबदार मकानों को देख रहा था। चमादड़ी के कच्चे कोटे के मुकाबले वे चौबारे पक्के और मकान बड़े भले दिखाई दे रहे थे। उसने सोचा कि वह भी अपने कोठे को खदेड़ पक्का मकान बनवाएगा। उसने एक चौबारा भी डालेगा। यह विचार उसके दिमाग में इतनी जल्दी छा गया कि वह इसे जल्दी जल्दी साकार देखने के लिए बेकरार हो उठा। उसके दिमाग में मकान का नक्शा बन गया और छत के नीचे उतरता हुआ चाची को बड़े ऊंचे स्वर में पुकारने लगा। जब चाची ने कोई उत्तर नहीं दिया तो वह और जोर से पुकारने लगा। प्रीतो के घर में से चाची को बुला लिया। चाची को खाट पर बिठाकर स्वयं उसका पांव दबा रहा था। चाची, मैंने एक बात सोची है। भला क्या? चाची ने पूछा और खुश हो गई। चाची, मैं सोच रहा हूँ कि कोठे को गिराकर पक्का मकान बना दूँ। यह मकान अपनी उम्र खा चुका है। यह सुन चाची ने हाथ की अटेरन रख दिया और आंखों के पानी पोंछते हुए बोली, पुत्रा, तेरे बाप दादा इसी मकान में रहे हैं, यहीं पैदा हुए, यहीं अपने ख्वाब पूरे किए। उन सब में से कुछ ना कुछ टूटता ही रहा। दीवार गिरी तो नई बना दी गई, सहतीर टूटा तो उसे लठ का सहारा दे दी गया, और अगर छत टपकने लगी तो उसको मिट्टी से पोत दिया गया। तू 4 पैसे कमा कर ले ही आया है तो उन्हें संभाल कर रख, कल को तेरी शादी होगी, तेरे काम आएंगे। मुझे छप्पड़ से मिट्टी तू ला देना, सारे मकान का लेप कर दूंगी। नहीं चाची, मैं नया मकान बनवाऊंगा। रुपया खर्च हो जाएगा तो क्या हुआ, और कमा लूंगा। काली ने चाची के घुटने पकड़ लिए, फिर बोला, चाची, जब तू ऐनक लगाकर पक्के आंगन में चरखा काटेगी तो चौधरानियां भी तेरे साथ हिस्सा करेंगी। काली की बातें सुनकर चाची खुश हो गई और चिंतित भी होने लगी। वह अनहोनी से बहुत डरती थी और सोचने लगी कि भला आज तक इस मोहल्ले में किसी ने मकान में पक्की ईंटें लगाई हैं। चाची ने मन ही मन मिन्नत मानी कि काली ऐसी सोच छोड़ दे। जब काली ने अनुमति के लिए चाची से आग्रह किया तो वह अटोरन उठाती हुई बोली, काका, मैं क्या बताऊं, तेरी अकल मेरी अकल से बड़ी है। काली ने चाची को बाजू में उठा लिया, 2-3 चक्कर दिए और चाची कराहती हुई बोली, हट काका, मेरी तो जान निकल गई। जोड़ जोड़ हिल गया। काली ने चाची को खाट पर लिटा दिया और स्वयं जूता पहन झूमता हुआ दुकानों की ओर चला गया ताकि मकान बनाने के बारे में छज्जू साह से सलाह कर सके। नए मकान का नक्शा उसके दिमाग में भिन्न भिन्न सूरतों में उभर रहा था। काली छज्जू साह की दुकान पर पहुंचा तो वहां काफी भीड़ थी। साह ने सौदा दिया, वह व्यस्तता के साथ बैठा था। काली उसे काम करते हुए दिलचस्पी से देख रहा था। दुकान पर ग्राहकों की भीड़ थी, परंतु छज्जी साह हर एक पर नजर रखता था। क्या मजाल कि कोई सौदा लिए बिना वापस चला जाए और अपने प्रश्न का उत्तर ना दे। छज्जू साह ने उसकी ओर भी बैठा और उसने कहा, बैठो काली बाबू, कहाँ चले गए? मैं सबका सौदा तोल दूं, फिर इकट्ठे बैठकर इत्मीनान से बातें करेंगे। काली धड़े पर एक और बिछी हुई फटी बोरी पर बैठ गया। धड़े के दूसरी ओर बनौलो और खल की खुली बोरियां पड़ी थी, साथ बड़ा सा तराजू और बाट रखे हुए थे, और पीछे दालान में एक कोने में बजाजी की अलमारी थी। उसके सामने बहुत मैली चादर बिछी हुई थी। अलमारी के साथ लकड़ी की संदूकची और उसके साथ लोहे का गजपड़ा था। दूसरे कोने में कोई छोटी छोटी बोरियां थी, उनके पीछे टीन के छोटे बड़े डिब्बे कमर तक ऊपर कतार थी। साह अपने बाजू से चेहरे का पसीना पोंछता हुआ धड़े पर आया और पलक झपकते उसने बनैलों की कई धड़ियां तोल दी। वह काली की ओर देखकर मुस्कुराया और अंदर जा उसकी ओर लैंप का सिगरेट और माचिस फेंकता हुआ बोला, कालीदास, तुम सिगरेट पियो, इतनी देर में मैं इन सब का हिसाब बना दूं, फिर निश्चिंतता से बातें करेंगे। काली सिगरेट पीता हुआ मन ही मन छज्जू साह का चौधरी हरनाम सिंह से मुकाबला करने लगा। छज्जू साह सभी ग्राहकों को निपटा कर काली के पास आया, 2-4 बार हुक्का गुड़गुड़ाया और खांसता हुआ बोला, कालीदास, देर हो गई, क्या करूं, दुकानदारी का पैसा ही ऐसा है। छज्जू साह ने अपना टेंट कई बार देखा और हुक्के के 2-4 लंबे लंबे कस खींचकर एकदम ही जैसे उसे कुछ याद आ गया, वह काली की ओर झुकता हुआ बोला, उस दिन हरनाम सिंह ने जीतू को नाहक मारा, बेचारा बेकसूर था, सवेरे से शाम तक मेरे काम में लगा रहा था। रात को जब मैंने दुकान बढ़ाई तो वह अपने घर गया। मुझे समझ में नहीं आता कि लोग मारने का हौसला कैसे लेते हैं और कसूर न होते भी क्यों मार खा लेते हैं। वह
काली कुछ क्षण चुप रहा, फिर छज्जू शाह की ओर देखकर बोला, शाह जी, इसमें चौधरी का इतना दोष नहीं जितना मंगू का है। वह चौधरी के कान भरता रहता है। मैं 6 साल के बाद गांव आया हूँ, पर उसमें कोई भाईचारा नहीं है और मेरे साथ भी दुश्मनी करने लगा है। बाबू कालिदास, इस गांव का हाल मत पूछो। चोरी, यारी, निंदा, चुगली बहुत बढ़ गई है। भलमनसाहती खत्म हो गई, लुच्चों का राज है। छज्जू शाह ने खांस खांस कर गले में फंसी हुई बलगम निकाली और गली में थूकता हुआ बोला, कहो छुट्टी काटने आए हो या फिर गांव में ही रहने का विचार है? इरादा तो गांव में ही रहने का है, आगे जो रब जी को मंजूर हो। हाँ, शहर में गरीब आदमी मारा जाता है, गांव में तो फिर भी पल जाता है। गांव के लोगों में अभी तक दया धर्म बाकी है, लेकिन शहर में तो आदमी सामने तड़प तड़प कर जान दे दे तो कोई पानी तक ना पूछेगा। काली उसकी ओर देखते हुए बोला, साह, मेरा कोठा बहुत बोदा हो गया है, पता नहीं किस समय बैठ जाए। सोच रहा हूँ उसे खदेड़ कर पक्का बना दूँ, इसी बारे में सलाह करने आया हूँ। छज्जू शाह की आंखों के सामने काली का 10 का नोट एक बार फिर घूम गया। शाह जी, मैं सिगरेट नहीं पीता, अब हुक्का ही अच्छा है, काली ने कहा। बात तो तुम ठीक कह रहे हो। और छज्जू शाह ने कहा, काली, घर बनाने का विचार तो तुम्हारा बड़ा नेक है। तेरे चलते चमादड़ी में भी एक पक्का मकान हो जाएगा तो तेरी इज्जत बढ़ जाएगी, 4 गांव में नाम हो जाएगा। घोड़े वाह की चमादड़ी में भी एक पक्का मकान है। शाह जी, इस समय मेरे पास 300 रुपया है, अगर 300 में काम हो सकता है तो कल मैं इमारत का काम शुरू कर दूं। कुछ पैसा मिलने वाला है, लेकिन अभी उसमें समय लगेगा, काली ने विश्वास भरे स्वर में कहा। 300 तो कम है, तुम्हारा घर मैंने देखा हुआ है, तुम्हारे चाचा सिद्धू से तो मेरा पुराना लेन देन था। उसने भी एक बार मकान पक्का करने का इरादा बनाया था, कुछ रुपया भी इकट्ठा किया था। 100 रुपया मुझसे भी उधार ले गया था, लेकिन तकदीर ने साथ नहीं दिया। उस सस्ते ज़माने में शायद इतने पैसे में मकान बन जाता, लेकिन अब 500-600 रुपये से कम में काम न चलेगा। हर चीज़ तो महंगी हो गई है। यह तो बहुत बड़ी रकम है, इतना रुपया तो मेरे पास नहीं है, काली ने बहुत कुछ निराश होते हुए कहा। छज्जू साहब भी सोच में पड़ गया और हुक्का गुड़गुड़ाने लगा और बोला, बाबू कालिदास, मेरी समझ में तो एक ही सूरत आती है, यह वह कि गली वाली पक्की दीवार बना लो, बाकी पक्के स्तून खड़े करके कच्ची दीवारें खड़ी कर दो। छत का सारा बोझ पक्के स्तूनों पर रहेगा। जब पैसे हाथ में आ जाए तो दीवारें भी पक्की करा लेना। मैंने भी 15 साल पहले इसी तरह अपना मकान बनाया था और अब देख लो, भगवान की दया से उसी मकान पर 2 मंजिला चौबारे हैं। काली ने शाह की योजना को ध्यान से सुना और समझ लिया। उसने एक बार फिर सारी योजना को मन में दोहराया। छज्जू शाह हिसाब लगाता हुआ बोला, ईंटें गढ़ी के भट्टे में मिल जाएंगी और सहतीर और लकड़ियों का बंदोबस्त हो जाएगा। दरवाजे के लिए शीशम की लकड़ी फट्टे महासे से ले लेना। छज्जू शाह ने सारा हिसाब लगाकर विश्वास से कहा, परमात्मा का नाम लेकर इमारत शुरू कर दो, महीना भर में मकान खड़ा हो जाएगा। छज्जू शाह की बंदगी करके काली नीचे उतरने लगा तो शाह ने उसको पुनः बुलाया और गंभीर स्वर में कहा, कालिदास, तेरे साथ बात तो नहीं करनी चाहिए, जो बात गुजर गई उसका जिक्र करने से क्या फायदा। क्या बात है शाह जी, काली ने दिलचस्पी से पूछा। छज्जू शाह काली की बात का उत्तर दिए बिना ही उछकर अंदर चला गया और एक ताक से पुराने बही खाते को झाड़ता पोंछता हुआ उठा लाया और पन्ने पलटकर एक स्थान पर उंगली रखकर कहा, तुम्हारे चाचा सिद्धू ने 12 साल पहले मकान बनाने के लिए मुझसे 100 रुपये उधार लिए थे। उससे ब्याज लेना तो मैंने मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि वह अपना प्रेमी था। उसने असल रकम में से 75 रुपये ही वापस किए थे और 25 रुपये बाकी थे। उसे मौत ने आ घेरा, बेचारा बहुत ईमानदार आदमी था। छज्जू शाह ने उस पन्ने पर उंगली रखकर वही खाता बंद कर लिया और अफसोस भरी आवाज में बोला, जो मर गया सो मर गया, तुम्हें देखकर मुझे ख्याल आ गया, आखिर तू उसी खानदान की निशानी है। जब कभी सिद्धू याद आता है तो यह बही निकाल कर देख लेता हूँ, इसमें उसका अंगूठा लगा हुआ। छज्जू शाह अपनी बात खत्म कर चुका था तो काली बड़े हौसले से बोला, शाह जी, उनकी जगह मैं बैठा जो हूँ, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं आज दिन ढले तक आपके पैसे दे जाऊंगा। नहीं नहीं, ऐसी कोई जल्दी नहीं है, रुपए आ जाएंगे। अगर 12 साल एतबारी नहीं हुई तो अब 2-4 दिन के लिए क्या होगी। काली धड़े से नीचे उतरने लगा तो छज्जू शाह उसे हौसला देता हुआ बोला, इमारत जल्दी शुरू कर दो। वैसे तो परमात्मा के कामों में किसी का दखल नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से भी बरसात के 2.25 महीने हैं।
हाँ, कमी बेसी होने की सूरत में शर्माना मत, सबके कार्य करने वाला तो परमात्मा ही है। बस आपकी दया बनी रहे, काली ने कहा। छज्जू शाह को बंदगी करके काली धड़े से नीचे उतरता हुआ आया। शाह की बातों पर मुग्ध गर्दन उठाए अपने घर की ओर जाने के लिए गली में मुड़ा। पूर्व में आकाश पे छाए हुए बादल छठे भाग में, बादलों में सूरज लिहाफ में छिपे बच्चे की तरह झांक रहा था। सुबह की हवा सूखे खेतों में हल्की हल्की सी फैल रही थी। सभी घरों से कुड़ियाँ काम करने के लिए निकल चुकी थी। काली गली में खड़ा अपने कोठे को ध्यान से देखता हुआ नए पक्के मकान के नक्शे के बारे में सोच रहा था। चाची भी बहुत प्रसन्न थी। काली वह काम करने जा रहा है जो उनकी 7 पीढ़ियों ने नहीं सोचा था। वह चमादड़ी में पहला पक्का मकान बना रहा है। यह सोच चाची कुछ उदास हो गई कि मन ही मन सोचने लगी कि उसका एक बेटा जिंदा रहता और वह भी चौबारा बनाता। लोग पूछते तो उत्तर मिलता कि वह चौबारा सिद्धू के पुत्र का है। चाची की आंखें भर आई। वह अपने पति और 5 बेटों को याद करके खूब रोई। जब उसका मन कुछ हल्का हो गया तो अपने आप को यह सोचकर तसल्ली दे ली, बेटा नहीं तो क्या भतीजा तो है। चाची को ड्योढ़ी से बर्तन और दूसरा सामान समेटने के लिए कह काली स्वयं छत पर चढ़ा। उसने ड्योढ़ी की छत और मुंडेर को अच्छी तरह निहारा, निरीक्षण किया और उतरकर सामान निकालने में चाची का हाथ बटाने लगा। जब सामान निकाल लिया तो चाची ने ड्योढ़ी की एक थम्मी, जिसको लकड़ी का मोटा लठ, पीछे से पटोली निकाली और अपने नेफे में छिपा लिया और गली की खाट में बिछा सूद ओटने लगी। काली छत पर कुदाली चलाने लगा। मोहल्ले के सारे बच्चे जमा हो गए और प्रीतों के बच्चे जिनसे उनकी दोस्ती थी, वे बैठे कोठे को नज़दीक से देख रहे थे। चाची गली में अपने गिर्द मंडरा रहे बच्चों को झिड़कते हुए बोली। काली को छत उधेड़ते हुए देख गली की कुछ स्त्रियां गोद में बच्चों को कमर से लगाए चाची के पास आ गई और जो भी औरत काम धंधे से लौटती वह चाची के पास रुककर छत खदेड़ने का कारण पूछती। चाची बड़े गर्व से बताती, काली पुराने कोठे की जगह नया मकान बनाने जा रहा है। ज्ञानो उपले थापने के लिए अपनी छत पर आई थी। काली को कुदाल चलाते देख वह सोच में पड़ गई कि वह अपनी छत क्यों खोद रहा है। टोकरा फेंक कर गोबर भरे हाथों को मसलती हुई चाची के पास जमा स्त्रियों की भीड़ में आ मिली। चाची लहक लहक कर बता रही थी, काली कहता है पक्का मकान बनवाऊंगा और ऊंचा चौबारा डालूंगा, इतना ऊंचा कि 2 कोस से नजर आए। ज्ञानो बच्चों को ढकेलती हुई चाची के बिल्कुल पास आ खड़ी हुई और गोबर से लिथे हुए हाथों से ही बाल संवारती हुई बोली, चाची चौबारे के बाहर चारों ओर लाल रंग करवाना, फिर वह दूर से बिल्कुल चौधरी हरनाम सिंह के चौबारे की तरह दिखेगा। ज्ञानों का सुझाव सुनकर स्त्रियां हंस पड़ी। प्रीतो नाक सिकोड़ कर बोली, राट सलाह तो ऐसे दे रही जैसे काली के चौबारे में इसी का पलंग बिछेगा। ज्ञानों की माँ जस्सो ने अपनी बेटी की आवाज़ सुनी तो चीखते हुए बोली, ठहर जा सिरमुन्निए, तेरी टांग तोड़ती हूँ। मैंने तुझे उपले थापने के लिए कहा था तो मुझसे भी पहले यहाँ पहुँची। ज्ञानो गोबर भरे हाथों को झटकती हुई अपने घर की ओर भागी और छत पर जाकर काली को कुदाल चलाते हुए देखने लगी। तेजी से ऊपर चढ़ते हुए सूरज को देख जब काली जल्दी जल्दी कुदाल चलाने लगा तो ज्ञानों के उपले थापने की गति उसी हिसाब से बढ़ गई। काली ने घर की ओर जाते हुए उस अज्ञात डर को महसूस किया। ज्ञानो काली के घर की तो ओर गई पर उससे अज्ञात सा डर महसूस हुआ। कानों में अपने भाई मंगू की झिड़कियां और गालियां गूंजने लगी, लेकिन उसने इन सब भयों को सर से झटक कर अपनी कमीज ऊपर चढ़ाई और बाजुओं को खोलती हुई चाची के पास जा खड़ी हुई। उस समय वहाँ केवल 2-3 बच्चे थे। चाची इत्मीनान से ओटोरन चला रही थी। ज्ञानों को देख चाची बोली, कौन? ज्ञानू इधर आ, मेरे पास बैठ। चाची मैं यहीं ठीक हूँ। ज्ञानू सामने वाली दीवार का सहारा लिए खड़ी काली की ओर देखती हुई बोली। चाची ने ओटोरन छोड़कर कहा, काली पक्की ईंट का मकान बनाने लगा है, रब इसकी उम्र लंबी करे। ज्ञानो चाची की बातों से बेपरवाह काली को कुदाल चलाते हुए देखती रही। थोड़ी देर बाद उसने कुदाल फेंक दी और मुंडेर पर झुकता हुआ बोला, चाची प्यास लगी है, पानी पिलाना। चाची अटेरन रख उठने लगी तो ज्ञानो झट बोली, चाची ठहर जा, मैं लस्सी देती हूँ। रहने दे लस्सी, तेरे घर में फिर क्लेश बढ़ेगा। चाची उसे टोकती रही लेकिन ज्ञानो अपने घर की ओर भागी। काली ने फिर पानी मांगा तो चाची ने बोला, काका ज्ञानो घर से तुम्हारे लिए लस्सी लेने गई है, आती ही होगी। काली ज्ञानों की प्रतीक्षा में अपनी आंख
हाथ की छतरी बनाकर गली में देखने लगा। कुछ ही समय के बाद ज्ञानो गाढ़ी लस्सी में नमक मिलाकर लोटा भर लाई और चाची की ओर बढ़ाते हुए बोली, ले चाची लस्सी, मैंने नमक डाल दिया, अब तो ही पिला दे। मैं तो उठते ही 2 पल लगा दूंगी, चाची ने अटोरन समेटते हुए कहा। तू ही दे दे। ज्ञानो ने एक हाथ में लस्सी का लोटा और दूसरे हाथ में पीतल का गिलास पकड़ सीढ़ी के आखिरी डंडे पर खड़ी हुई और झेपते हुए लस्सी भरा गिलास काली के हाथ में थमा दिया। काली गट्ट गट्ट लस्सी पीने लगा। ज्ञानो उसके तख्ते की तरह चौड़े चकले सीने पर बालों में बह रहे पसीने की नदी को देखने लगी। उसके सब पट्टे तने हुए थे, बालों पर महीन मिट्टी के कण आम के बूर की तरह बिखरे हुए थे। लस्सी पीकर गिलास झुकाया तो ज्ञानो को अपनी ओर देखता हुआ पाया। गिलास उसने ज्ञानो की ओर बढ़ा दिया और ज्ञानो ने दूसरा गिलास भर दिया। काली चुस्कियां लेकर लस्सी पीता हुआ बोला, ऐसा स्वाद जिंदगी में पहली बार मिला है। ज्ञानो उत्तर पाकर मुस्कुरा दी और धीमे स्वर में बोली, अगर लस्सी पीने का इतना ही शौक है तो गांव छोड़कर क्यों गया था? काली खिलखिलाकर हंस दिया और ज्ञानो नीचे उतर आई। ज्ञानो इधर आ, आराम से बैठ, चाची ने कहा। चाची मैं यहीं ठीक हूँ। और वह बार बार काली को कुदाल चलाते हुए देख रही थी। दोपहर तक काली ने छत का बड़ा हिस्सा गिरा दिया। धूप तेज हो गई तो वह घर आया, नहा धोकर खाना खाया और काली का दिल चाहता था कि वह अपने मकान के बारे में किसी से बात करे। जब यह ख्वाहिश और धूप दोनों असह्य हो गई तो वह छोटी सी खाट उठाकर तकिए में चला गया। चमादड़ी के बाहर चौक के पास सारा साईं भुल्ले शाह का तकिया था। तकिए के चारों ओर शीशम के ऊंचे सरकंडे की घनी बाड़ थी। एक बड़ में 2 पेड़ थे और बीच में शायद इस गांव का पुराना पीपल था, जिसकी दाढ़ियां झुककर जमीन पर आने लगी थी। तकिए में फूटी फूटी कब्रें थी। स्त्रियां अपना मान मनता करती थी, बच्चों की मान मनता पूरी करती थी और पूरी हो जाने पर कड़वे तेल का दिया जलाती थी। और इसके एक कोने में छोटा सा गाढ़ा था जिसमें आग सुलगती रहती थी और हुक्के चिलम भरे जाते थे। कमरे के बाहर एक घड़ा रखा था और चमादड़ी की औरतें आते जाते वहां कुछ उपले फेंक जाती और घड़े में पानी भर देती थी। चमादड़ी के मर्द शीशम के पेड़ों के नीचे अपने ढोर डंगर बांधते थे और वह पेड़ सारी चमादड़ी का बाबू था। काली अपनी खाट लेकर पहुंचा तो वहां काफी रौनक थी। धूप के सताए और थकावट से चूर लोग सो रहे थे, ऊँघ रहे थे। जीतू, बंतू, संतू और बग्गा ताश खेल रहे थे। काली को देखते ही जीतू ने आवाज दी, बाबूजी इधर आ जा। जीतू काली को उसके चार जमातों की तालीम और शहर में 6 वर्ष गुजारने के कारण बाबूजी कहता था। जीतू की बातें सुन काली को वहां देखते और ऊँघते हुए लोग भी उठकर उसके पास आ गए। हर आदमी ईंटें, गारे, चूने, पत्थर, लकड़ी के बारे में सलाह दे रहा था। गांव के कुछ मकानों के उदाहरण पेश किए जा रहे थे। बाबा फत्तू भी अपनी छोटी चुरमुराती हुई खाट लेकर उसके पास आ गया। गांव में उसकी आयु के बहुत कम लोग थे और संपूर्ण चमादड़ी के लोग उसी तकिए में बैठकर दोपहर काटते थे। तो आज के लिए इतना ही। इसके अगले भाग में हम पुनः आगे की कहानी देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मित्रों, यह उपन्यास बहुत ही महत्वपूर्ण है और विभिन्न पाठ्यक्रमों में लगाया गया है, तो आप लोग इसको अपने मित्रों को बताएं और उनको भी पढ़ने के लिए प्रेरित करें। तो फिर मिलेंगे इसके अगले भाग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंदी। धन्यवाद।